हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली के एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें हेनरी हेंडरसन को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि उनके अगले सोशल स्टडीज प्रोजेक्ट के लिए उन्हें जो भी जॉब करने में दिलचस्पी है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। साथ ही वो बहुत से सुझाव देते हैं, जैसे कि अपने पेरेंट्स को उनकी नौकरी के बारे में पूछताछ करना या फिर अपने आसपास के शॉप्स में पूछताछ करना, और वो लोग टीचर से भी उनकी नौकरी के बारे में पूछ सकते हैं। आगे हेनरी कहते हैं कि वह सभी अपने चुने हुए प्रोफेशन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे शुक्रवार को क्लास में प्रेजेंट करेंगे। बेकी कहती है वो सीधा जाकर अपने डैड से पूछेगी और आन्या से पूछती है कि वो क्या करेगी। घर जाकर आन्या ये सब योर को बताती है। योर पूछती है ये जॉब इन्वेस्टिगेशन क्या है। आन्या बताती है कि उन्हें पूछना होगा कि किसी को उनकी नौकरी कैसे मिली और वे इस नौकरी को क्यों चुने, साथ ही उन्हें काम करते हुए भी देखना है। ये सुनकर योर सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि वो आन्या को अपने कौन से जॉब के बारे में बताएगी। फिर हमें योर के इमेजिनेशन को दिखाया जाता है, जहाँ वो आन्या को अपनी असैसिन जॉब के बारे में बता रही होती है और आन्या भी योर की तरह कपड़े पहनी हुई होती है। योर बताती है कि शुरुआत में उसने अपने भाई की देखभाल करने के लिए ये काम करना शुरू किया था, पर अब इस काम को करने में उसे गर्व महसूस होता है, क्योंकि शॉपकीपर का कहना है कि ये नौकरी एक अच्छा काम है और उसे गर्व होना चाहिए एक सोल्जर की तरह जो अपने देश के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। तभी वहाँ फोन बजने लगता है। ये फोन शॉपकीपर का था, जो कि योर को एक मिशन देता है। योर एक डॉक्यूमेंट को देखती है जिसमें उसके क्लाइंट का फोटो और उसके डिटेल्स होता है। योर उसे देखकर देशद्रोही, बदमाश ये सब कहने लगती है और सोचती है कि इसने बहुत से बुरे काम किए होंगे जो कि आन्या को बताना सही नहीं होगा। इसके बाद योर अपने क्लाइंट से मिलने जाती है और आन्या को भी अपने साथ ले जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद योर बताती है कि शॉपकीपर टारगेट की कैपेबिलिटीज और डिफेंसेस को पहले ही एनालाइज कर लेता है और अब बस उसे अपने काम को खत्म करना है। वह आगे कहती है कि उसे टारगेट को देखते ही मार देना चाहिए, लेकिन गलत व्यक्ति को मारने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो तस्वीरों को पहले ध्यान से देखती है। इसके बाद योर कुछ गार्ड्स को मारते हुए कह रही होती है कि ये काम करके उसे अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ये करके अपने देश से बुरे लोगों का सफाया कर रही है। ये और आन्या को समझाती है कि ऐसे कामों में अपने बॉडी और स्किल्स को ठीक से निखारना और एनाटॉमी की अच्छी समझ रखना बहुत जरूरी है। साथ ही और कहती है कि हमारा टारगेट एक इंसान है जो एक पेन फ्री डेथ पाने का पूरा हकदार है। ये बात योर आन्या को हमेशा याद रखने को कहती है। आगे योर अपने टारगेट को जल्दी से मारने के कई तरीकों को बताते हुए दिखाने लगती है और आन्या को ब्लड से लथपथ कर देती है। आन्या के ऊपर ब्लड देखकर योर कहती है कि वे लाइट को बताएंगे कि वे लोग एक टमाटो फेस्टिवल में गए थे। बैक टू द रियलिटी आन्या योर के इमेजिनेशन को पढ़ लेती है और उसे घूरने लगती है। वह कहती है कि वो पापा के जॉब के बारे में रिपोर्ट बनाएगी। इस पर योर कहती है ये सही रहेगा, वैसे सिटी हॉल में जॉब करना एक अच्छा काम है, पर ये तुम्हारे लिए बोरिंग होगा। जल्द ही लॉयड घर आ जाता है और आन्या उसे अपने असाइनमेंट के बारे में बताती है। 2 दिन बाद लॉयड आन्या को जासूस के वेश में अपने साथ बर्लिन जर्नल हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो साइकाइट्री डिपार्टमेंट में काम करता है। आन्या इतने बड़े हॉस्पिटल को देखकर हैरान हो जाती है। इस पर लॉयड कहता है यह राजधानी का सबसे प्रमुख अस्पताल है। इसके बाद लॉयड अपना लैब कोट पहनते हुए कहता है आमतौर पर साइकाइट्रिस्ट लैब कोट नहीं पहनते, पर मैं इसे पहनने के बाद एक प्रोफेशनल की तरह दिखता हूँ, इसलिए मैं इसे पहनता हूँ। आगे लॉयड आन्या से पूछता है कि वो उसके काम के बारे में क्या क्या जानना चाहती है। आन्या अपने नोटबुक को देखकर लॉयड से पूछती है कि आपने इस जॉब को क्यों चुना। इस पर लॉयड कहता है सर्दी कभी न कभी सभी को लगती है, लेकिन सर्दी सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, कभी कभी दिलो दिमाग में भी लग जाती है। ये सुनकर आन्या कहती है डोमियन ने मुझसे कहा था कि मैं इतनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मुझे सर्दी कभी नहीं हो सकती। इस पर लॉयड उसे डोमियन से दोस्ती करने को कहता है। लॉयड आगे बताता है कि उसने एक काम इसलिए चुना क्योंकि उसने सोचा कि उन लोगों की मदद करने की कोशिश करना अच्छा होगा जो लोग युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो सदमे से उभर नहीं पाते और लंबे समय तक के लिए दर्द में रहते हैं। लॉयड सोच रहा होता है कि उसे उम्मीद है कि अगर कभी डोमियन के डैड बीमार पड़ते हैं तो वो एक डॉक्टर होने की वजह से उनके करीब जा सकता है। आन्या लॉयड की सोच को पढ़ लेती है और अपनी नोटबुक में लिखने लगती है। आगे आन्या पूछती है आपके काम करने की जगह का माहौल कैसा है। तभी वहाँ अस्पताल के कुछ कर्मचारी लॉयड को देखकर पूछते हैं कि क्या वह उसके साथ उसकी बेटी है। लॉयड आन्या को कर्मचारियों से इंट्रोड्यूस कराता है और आन्या को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। आन्या अपना इंट्रोडक्शन देती है। कर्मचारी आन्या की प्रशंसा करते हैं, उसके सिर को थपथपाते हैं और उसे कैंडी देते हैं। आन्या खुश होकर अपने नोटबुक में नोट करती है कि उसके पापा के काम करने की जगह एक पैराडाइज है। आन्या कर्मचारियों से पूछती है
है कि जब उसके पापा काम पर होते हैं तो वो कैसे होते हैं। वह सभी लॉयड की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह मरीजों से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं और अस्पताल में हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। इधर लॉयड मन में सोच रहा होता है कि लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है, इससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में आसानी होती है और साथ ही मेरे जासूस होने के संदेह को भी कम करता है। आनिया लॉयड का दिमाग पढ़ लेती है और इसे भी अपने नोटबुक में नोट कर लेती है। आगे आनिया लॉयड से पूछती है कि उसके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है। लॉयड बताता है कि जिन घाव का वो इलाज करता है वो दिखाई नहीं देते, इस प्रकार उसका इलाज करना मुश्किल होता है क्योंकि डॉक्टर जादूगर नहीं होते और वो किसी के दिमाग के अंदर नहीं देख सकते। ये सुनकर आनिया मुस्कुराने लगती है। लॉयड उसे आगे समझा रहा होता है पर आनिया का ध्यान कैंडी खाने में होता है। थोड़ी देर बाद सभी कर्मचारी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं आनिया अपने पापा से कहती है कि वह उन्हें काम करते हुए देखना चाहती है, जिस पर लॉयड कहता है पेशेंट की प्राइवेसी के चलते मैं तुम्हें ये नहीं दिखा पाऊंगा, पर मैं तुम्हें अपना एग्जामिनेशन रूम दिखा सकता हूँ। इतना कहकर लॉयड आनिया को एक खाली रूम में ले जाता है। आनिया रूम को देखकर कहती है ये तो एक नॉर्मल रूम है। इस पर लॉयड कहता है इसे ऐसा बनाया गया है ताकि पेशेंट्स की घबराहट को दूर किया जा सके। आनिया जल्द ही बोर हो जाती है और बुक शेल्फ की ओर देखने लगती है। लॉयड उसे तुरंत ही रोकते हुए कहता है कि किसी भी चीज को वो हाथ ना लगाए और मन में कह रहा होता है कि उस बुक शेल्फ के पास एक सीक्रेट रास्ता है जिसे वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करता है मिशंस में जाने के लिए। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। लॉयड को लगता है कोई वाइस का एजेंट होगा। लॉयड आनिया से कहता है अगर तुम्हारा होमवर्क खत्म हो गया हो तो घर जाना चाहोगी? मैं योर को फोन करके बुला लेता हूँ तुम्हें लेने के लिए। आनिया मना कर देती है और कहती है मैं इंतजार करूंगी आपका काम खत्म होने तक। लॉयड आनिया को खेलने के लिए एक सैंड टेबल देता है और कहता है वो बाहर जा रहा है, 10 मिनट में वापस आ जाएगा, तब तक यहीं रहना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। लॉयड बाहर चला जाता है। आनिया उसे जाती देख हंसने लगती है। बाहर लॉयड एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फियोना फ्रॉस्ट है। फियोना लॉयड को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और उसे उसके अगले मिशन के बारे में बताती है। दरअसल फियोना भी एक स्पाई एजेंट है और यहाँ लॉयड के साथ काम करती है। इधर रूम में आनिया को बुक शेल्फ के अंदर एक लीवर मिलता है जिसे आनिया खींच देती है। लीवर खींचते ही एक सीक्रेट रास्ता का पता चलता है जो कमरे के नीचे जाता है। आनिया उस रास्ते में चली जाती है। वो रास्ता बहुत ही पतला और छोटा था। तभी आनिया वेंट से कुछ लोगों की आवाजें सुनती है। कुछ लोग नीचे रूम में भूतों को लेकर एक मीटिंग कर रहे थे। आनिया भूतों के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और सुनने के लिए नीचे लेट जाती है। इसी बीच उसका पैर एक मेटल पाइप में लग जाता है और नीचे बैठे लोग ये सुन लेते हैं। वो बहुत ही डर जाते हैं। आनिया को याद आता है कि उसके पापा कुछ ही देर में वापस आने वाले थे, इसलिए उसे जल्द से जल्द रूम में वापस जाना होगा। लेकिन आनिया देखती है कि उसका पैर एक पाइप के नीचे फंस गया है। आनिया उसे निकालने लगती है और उसकी आवाज की वजह से नीचे बैठे लोग और भी डर जाते हैं। आनिया खुद को छुड़ा लेती है और वापस रूम में चली जाती है। रूम में आते ही आनिया सैंड टेबल में जल्दी जल्दी कुछ बनाने लगती है। लॉयड आता है और देखकर चौंक जाता है। यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। लॉयड सोचता है आनिया बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इसके बाद लॉयड आनिया के बनाई रिपोर्ट को देखने के लिए उसका नोटबुक उठाता है। यह देखकर आनिया घबरा जाती है क्योंकि उसमें वो अपने पापा के स्पाई वर्क के बारे में लिखी थी। लॉयड नोटबुक देखकर चौंक जाता है क्योंकि आनिया के हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं तो योर आनिया से पूछते हैं कि क्या उसने लॉयड को काम करते देखा। योर बताती है कि कभी कभी लॉयड अपने पेशेंट्स को लात घुसा मारते हैं। लॉयड योर को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करता है। शुक्रवार के दिन आनिया अपना रिपोर्ट क्लास में पढ़ती है। वो बताती है कि उसके पापा एक साइकेट्रिस्ट है और वो बहुत ही मेहनत करते हैं। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं और वो सबसे अच्छे से पेश आते हैं। साथ ही आनिया उस सीक्रेट रास्ते के बारे में भी बात करती है और यह भी बताती है कि उसके पापा कभी कभी अपने पेशेंट्स को लात घुसे भी मारते हैं। ये सब सुनकर हेनरी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इधर लॉयड सिल्विया के साथ होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बाद में लॉयड को स्कूल में बुलाया जाता है जहां वो अपनी बातों से सब कुछ ठीक कर देता है। पार्ट 2 में दिखाया जाता है कि आनिया स्पाई वॉर कार्टून देखकर एक सीक्रेट कोड बनाने का फैसला करती है। लॉयड आनिया से कहता है तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, इसलिए सीक्रेट कोड को कोई नहीं पढ़ पाएगा। लॉयड सोचता है इसकी हैंडराइटिंग इतनी खराब है कि इसे तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा।
होगा। लॉयड के काम पर जाने के बाद आनिया योर की मदद से एक सीक्रेट कोड बनाती है। आनिया सभी को एक एक कॉपीज देती है, पहले बॉन्ड को, फिर पड़ोसियों को, उसके बाद फ्रैंकी को। फ्रैंकी पूछता है ये क्या है। इस पर आनिया कहती है ये एक टॉप सीक्रेट है। अगले दिन आनिया बेकी और डोमियन को भी एक एक कॉपी देती है। डोमियन पूछता है कि ये क्या है। आनिया कहती है ये एक सीक्रेट कोड है और इसे सॉल्व करके दिखाओ कहती है। डोमियन गुस्सा हो जाता है और उस पेपर को नीचे फेंक देता है। रात को आनिया सुबह का अलार्म लगाकर सोचने लगती है कि देखते हैं कौन पहले कोड को सॉल्व करेगा और मुझसे मिलने आएगा, और वो सो जाती है। सोते हुए वो सपना देखती है कि उससे कोई मिलने आया था। इधर फ्रैंकी घर लौटता है और आनिया के दिए गए कोड को याद करता है। कागज की अच्छी लिखावट को देखकर फ्रैंकी मान लेता है कि यह एक खूबसूरत लड़की का लव लेटर होगा। अगले दिन फ्रैंकी गुलाब के गुलदस्ते के साथ एक सूट और टाई पहनकर मिलने के लिए पहुंच जाता है। फ्रैंकी पूरी रात जागकर कोड को सॉल्व किया था। फ्रैंकी इंतजार करने लगता है और वो सोचने लगता है कि यह मिस्टीरियस वुमन कौन हो सकती है। इधर घर में आनिया सो रही होती है और उसका अलार्म बज रहा होता है, जिसे बॉन्ड थोड़ी देर बाद बंद कर देता है। और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।